Hello, dear student. How are you? I hope you are well with your family. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है बहुलक बनाने की विधियों के अंदर संघनन बहुलक, बहुलकों का वर्गीकरण, जिसमें सबहुलक और उनका वर्गीकरण, सबहुलीकरण के अनुप्रयोग। अगर उनमें किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या रहती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वो जरूर पूछिए। आज अपन पढ़ेंगे रबर। तो देखिए बच्चों, ये रबर आखिर है क्या? ये तो अपन सभी जानते हैं कि रबर जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है अपने को, है ना। अब यहां अपन कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। वो ये है कि रबर, जो प्राकृतिक रबर अपन जिसकी बात कर रहे हैं, जो सीधा प्रकृति से अपने को मिल रहा है, ये मोस्टली जिन पादपों से प्राप्त होता है उनमें अपने पास जैसे हेविया ब्रेसिलियंसिस और गट्टा पार्चा, इन पादपों से इनका जो क्षीर जिसे बोलते हैं या लेटेक्स, एक तरीके से आप इन पादपों का दूध बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे आंख वगैरह से दूध निकलता है वैसे ही। तो हेविया ब्रेसिलियंसिस या गट्टा पार्चा पादप से प्राप्त जो क्षीर है, जो लेटेक्स है, ये जो होता है ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो अपने पास आती है कि प्राकृतिक रबर अपने को इन प्लांट्स से मिलता है, इन पादपों से प्राप्त होता है। अब पादपों से सीधा तो मिलेगा नहीं, पादपों से अपने को क्या मिलेगा? उनका रस, जिसे अपन क्षीर बोलते हैं या लेटेक्स बोलते हैं, या अपन जनरली अपन समझ सकते हैं उनसे प्राप्त दूध बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पादपों से प्राप्त लेटेक्स जो है वो एक्चुअल में क्या है? ये लेटेक्स क्या है? ये रबर का कोलाइड है, रबर का कोलाइड। ये कोलाइड क्या होता है? ये अपन एक 5 का चैप्टर अपने पास आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां अपन इसे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि कोलाइड आखिर क्या है, किस प्रकार बनते हैं, कैसे कैसे इनके जो जो प्रोसीजर हैं वो सब अपन वहां पढ़ेंगे। तो यहां अपन जनरली ये समझ सकते हैं कि कोलाइड जो है ये बच्चों एक विषमांगी विलयन है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का एक विषमांगी विलयन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटेक्स जो है वो रबर का क्या हो गया? कोलाइडी विलयन हो गया। और ये जो रबर के कण हैं ये इस कोलाइडी विलयन में क्या हो गए? विलय पदार्थ हो गए। अब इनको इस लेटेक्स से बाहर निकालकर अपन इसे रबर के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे वो अपन इसकी विधि के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि रबर एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए अपन बता सकते हैं कि रबर पौधों से प्राप्त, पौधों के अंदर आप जिक्र कर सकते हो हेविया ब्रेसिलियंसिस या गट्टा पार्चा पादपों से प्राप्त लेटेक्स है, जो एक रबर का कोलाइड है, ठीक है ना। तो ये जो जानकारी होगी नॉर्मली कि लेटेक्स क्या है और रबर जो है वो कौन से पादपों से आपको प्राप्त होता है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेटेक्स क्या है? रबर का कोलाइड है, ठीक है। और इस कोलाइड से अपन रबर प्राप्त करेंगे। तो रबर प्राप्त करने की जो विधि है इसके अंदर बच्चों आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि लेटेक्स क्या हो गया? रबर का कोलाइड हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो क्षीर या जो लेटेक्स अपने पास है आप इसको तनु कर देना आपको,
तनु मतलब इसमें पानी मिला के, इसमें विलायक मिला के, और इसे क्या कर दो, तनु कर दो। तनु करने के लिए मतलब अपन इसकी जो सांद्रता है वो 10 से 12% तक रख सकते हैं। तो इसे काफी हद तक अपन ने विलायक मिलाकर इसे तनु कर लिया। ये अपना पहला स्टेप होगा रबर प्राप्त करने में। तो सबसे पहला काम बच्चों आप क्या करने वाले हो कि जो लेटेक्स है उसे आपको तनु करना है। तनु करने से क्या होगा कि ये जो रबर के जो कोलाइडी कण है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये उस चैप्टर में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए, अब आप कहोगे कि सर ये स्कंदन क्या है, तो बच्चों स्कंदन होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ को अवक्षेप के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे दूध है। दूध क्या है, वसा जो है उसका कोलाइड होता है। जैसे ही अपन उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब उसे ठंडा किया जाता है तो वसा जो है वो अवक्षेप के रूप में दूध के ऊपर जमा हो जाती है, एक परत के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो वो प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। इसके अलावा अगर अपन दूध में वो छाछ वगैरह डालते हैं तो वहां भी उसका जो दही बनने का प्रोसेस है वो भी स्कंदन प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोलाइड को स्कंदित करने के लिए आप उसमें या तो कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला सकते हो, उसे उसके क्वथन ताप पर गर्म कर सकते हो, उसमें विपरीत आवेशी कोलाइड मिला सकते हो। ऐसे मतलब स्कंदन करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यहां अपन जो स्कंदन करने का प्रोसेस करेंगे उसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसे पहले तनु कर दिया। तनु करने के बाद इसे हल्का सा आप गर्म कर देना, और हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें आप एसिटिक अम्ल मिला देना। यह एसिटिक अम्ल क्या है, यहां स्कंदन करने का इसका काम कर देगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा, रबर के जो कोलाइडी कण है वो अवक्षेप के रूप में यहां जमा हो जाएंगे, और इस अवक्षेप परत को अपन यहां से बाहर निकाल लेंगे। यहां से जो अपने को रबर मिलेगा उसमें क्या कुछ दरारें होती हैं, स्क्रैच होते हैं, और इस प्रकार प्राप्त रबर को अपन क्या बोलते हैं, क्रेप रबर। कौन सा रबर मिलता है अपने को यहां, क्रेप रबर प्राप्त होता है। तो ये देखिए बच्चों, रबर प्राप्त करने की विधियां हो गई। या मोस्टली कितने काम किए अपन ने, सबसे पहले लेटेक्स या क्षीर को लेकर अपन ने उसे तनु कर लिया। तनु करने के बाद उसे हल्का सा गर्म करके उसमें एसिटिक अम्ल मिलाकर उसका अवक्षेपण या स्कंदन कर दिया। स्कंदन करने के बाद इसे अपन विलयन से अलग या पृथक कर लेते हैं, और इस प्रकार प्राप्त रबर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेप रबर। तो टोटल मिलाकर 3 पॉइंट बना सकते हो आप यहां। ठीक है ना। 3 पॉइंट का मतलब पहले पॉइंट में अपन बता सकते हैं क्या कि लेटेक्स को तनु करना, दूसरे तनु करके हल्का गर्म करना। ये दोनों चीजें आप ऐड कर लो पहले पॉइंट में, कि पहली बात अपने को क्या बतानी है कि क्षीर या जो लेटेक्स है उसे तनु करके हल्का गर्म करते हैं। दूसरे में आप बता दो कि आप क्या मिलाओगे। तो क्या मिलाया अपन ने, एसिटिक अम्ल। मिलाते ही क्या होगा, स्कंदित हो जाएगा, उसका अवक्षेपण हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में अपन बता देंगे कि उस अवक्षेप को अपन बाहर निकाल लेते हैं, रबर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार प्राप्त रबर कौन सा रबर कहलाता है, क्रेप रबर कहलाता है। तो 3 पॉइंटों के अंदर आप इस थ्योरी को तोड़ सकते हो। तो मैं एक बार इस पूरी थ्योरी को सीक्वेंस में बोल देता हूं, आप एक बार उसे नोट कर लेना अपने। तो देखिए बच्चों, रबर प्राप्त करने का मेथड या विधि के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक रबर प्राप्त करने के लिए पौधों से प्राप्त लेटेक्स को विलायक मिलाकर 10, ये मात्रा अगर डिक्लेयर करना चाहो तो कर देना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। पौधों से प्राप्त लेटेक्स को विलायक मिलाकर तनु करते हैं, तथा उसके बाद उसे हल्का गर्म कर उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
रबर के कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं या अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे विलयन से पृथक कर प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त रबर जो है उसे क्रेप रबर कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों, इस प्रकार से आप प्राकृतिक रबर जो है वो प्राप्त कर सकते हो। अब यहां देखिए, इस प्राकृतिक रबर के अंदर कुछ कमियां या कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी जो गुण है, मैं यहां कमियां और गुण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां प्राकृतिक रबर के अंदर जो इसके गुण हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा क्या ज्यादा यूजफुल नहीं है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अपन रबर का अवल्कनीकरण करते हैं, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस प्राकृतिक रबर के गुणों की बात कर लेते हैं अपन। प्राकृतिक रबर के गुण या प्रॉपर्टीज इसकी। तो बच्चों, ये प्राकृतिक रबर के जो मैं गुणों की बात कर रहा हूं, अगर आपसे कमियां पूछी जाए ना तो वो भी यही आएंगी, क्योंकि ये मोस्टली ज्यादा यूजफुल नहीं है ना, इसलिए। तो गुणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ये बता सकते हैं कि प्राकृतिक रबर जो होता है ना, ये बच्चों किस टाइप का होगा कि अगर आप इसे ज्यादा गर्म कर दोगे तो ये नरम हो जाता है, सॉफ्ट मुलायम हो जाता है, और जैसे इसे आप ठंडा करते हो तो ठंडा करते ही क्या होगा, ये बंगूर हो जाता है। बंगूर तो आप समझते हो, छोटे छोटे कणों में टूटने लगता है। शायद आप लोगों ने ऐसा रबर यूज किया है या नहीं, मेरे ख्याल से शायद नहीं किया होगा, लेकिन मेरा मतलब हमारे टाइम में इस टाइप का रबर यूज किया जाता था। जैसे कि हम ये जो सीसा पेंसिल वगैरह, इससे कुछ लिखा हुआ मिटाने के लिए अगर रबर का यूज करते थे, तो उस समय क्या होता था कि वो जो पेंसिल से लिखा हुआ वो तो मिट जाता था, लेकिन उस रबर के निशान बन जाते थे पीछे, उसके छोटे छोटे कण वहां जमा हो जाते थे। ठीक है ना? तो वो मतलब अच्छी क्वालिटी का रबर नहीं था। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हो कि ये लगभग 383 केल्विन से अधिक ताप पर मुलायम हो जाता है, और 283 केल्विन से कम ताप पर ये कठोर बंगूर हो जाता है। ठीक है ना? दूसरी प्रॉपर्टी में आप इसके बता सकते हो कि प्राकृतिक रबर जो है ना, ये जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। जैसे आपने वो गोल्फ गेंदे वगैरह देखी होगी, रबर की गेंदे, उसमें वो कुछ दरारें वगैरह भी बन जाती हैं। तो उस गेंद को अगर अपन पानी में डालते हैं तो पानी को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसे अपन उसको दबाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, ऐसा कुछ रबर देखा होगा शायद आपने, गेंद वगैरह। तो इसमें क्या होता है, जल अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी में आप यहां लिख सकते हो कि ये ऑक्सीकारकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि ये कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन वगैरह, उनके अंदर ये विलय होता है और जल में अविलय। तो कार्बनिक विलायकों में विलय से, तो ये कुछ गुण इसके आप यहां लिख दोगे। ठीक है? सरलता से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जल अवशोषण क्षमता है इसमें, कार्बनिक विलायकों में ये विलयशील है, इससे अधिक टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट हो जाता है, इससे कम टेम्परेचर पर ये भंगुर प्रकृति का हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन इसके उपयोग की बात करें तो प्राकृतिक रबर का यूज अपन मोस्टली कहां करते हैं, जैसे कुछ जूते वगैरह बनाने में, गोल्फ गेंद बनाने में, बरसाती कोट वगैरह बनाने में, यहां इसके यूज होते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन यहां 3 चीजें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, रबर है क्या? तो रबर क्या है? पौधों से प्राप्त लेटेक्स जो है वो रबर का कोलाइड।
ठीक है। दूसरी चीज अपन पढ़ चुके हैं कि उस लेटेक्स से आप रबर कैसे प्राप्त करोगे। तो 3 चीजें थी अपने पास वहां। सबसे पहले विलायक मिला के तनु करना, हल्का गर्म करना, फिर ठंडा करने के बाद उसमें एसिटिक अम्ल डालना, फिर उसका स्कंदन या अवक्षेपण हो जाएगा, उस अवक्षेपण को विलयन से पृथक रूप में प्राप्त करना। तीसरी चीज अपन यहां बता चुके हैं इसकी प्रॉपर्टी, और चौथी चीज अपन इसके उपयोग बता चुके हैं, 1-2 जगह है। अब देखिए इसके बाद अपन इस प्राकृतिक रबर का संगठन पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में बना हुआ किससे है, इसकी मोनोमर या जो एकलक इकाई है वो कौन है। तो प्राकृतिक रबर का संगठन, तो बच्चों देखिए प्राकृतिक रबर जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 2 मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन आइसोप्रीन का बहुलक अणु। क्लियर। तो संगठन की अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई है, जो मोनोमर है, वो कौन है? आइसोप्रीन है। अगर IUPAC नाम की मैं बात करूं तो 2 मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन है। इससे प्राकृतिक रबर अपन बना सकते हैं। इसका बहुलीकरण, तो बच्चों बहुलक आप इजीली बना सकते हो, इसका कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आए हुए हैं तो मतलब एडिशनल या योगात्मक बहुलीकरण देगा ये। तो योगात्मक बहुलीकरण के लिए अपने को क्या करना है? ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? पॉली आइसोप्रीन। तो वापस सुन लीजिए गौर से, प्राकृतिक रबर के संगठन में आप क्या बता दोगे कि प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन या 2 मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन का बहुलक अणु है। इसे पॉली आइसोप्रीन कहा जाता है। तो ये इसके संगठन की बात हो गई। अब देखिए बच्चों, यहां ये जो बहुलक अणु है या ये जो पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर है, ये 2 रूपों में आपको मिलती है, एक समपक्ष और एक विपक्ष। समपक्ष और विपक्ष। जो इसकी विपक्ष स्ट्रक्चर है ये मोस्टली जो गट्टा पारचा पादप है, इससे प्राप्त लेटेक्स से जब आप रबर प्राप्त करोगे तो उस रबर की स्ट्रक्चर आपको कौन सी मिलेगी? विपक्ष मिलेगी। इसी वजह से इसके विपक्ष रूप को, पॉली आइसोप्रीन के विपक्ष रूप को गट्टा पारचा भी कहा जाता है। अब अपन इसके ये समपक्ष और विपक्ष स्ट्रक्चर आपकी पढ़ी हुई है 11th में। वैसे समपक्ष में क्या होता है कि सेम परमाणु एक ही साइड होते हैं, मतलब उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। और विपक्ष रूप के अंदर क्या होता है कि सेम परमाणु एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलो अपन एक बार इसकी संरचना बना के देख लेते हैं कि किस टाइप की बनती है। तो वो हुआ अपने पास पॉली आइसोप्रीन, मतलब इसका ये हुआ बच्चों की ऐसी इकाइयां आगे और पीछे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं यहां एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड C। ये बीच वाले 2 C लिखे मैंने, ठीक है ना। इस C पर बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH2 जुड़ा हुआ है। तो यहां मैं ऐड कर देता हूं CH3 और यहां ऐड कर देता हूं CH2। एक बॉन्ड इसका फ्री दिखा दिया। सिमिलर इस कार्बन पे आगे वाले पे एक H जुड़ा हुआ और एक CH2 जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहां समपक्ष और विपक्ष रूप जो है वो कौन डिसाइड करेगा? ये CH2 डिसाइड करेगा,
है ना, क्योंकि सिमिलर यही है। जैसे मैं यहां एक और बना लेता हूं, CH2CH3। अब देखिए बच्चों, अगर मैं विपक्ष रूप बनाना चाहता हूं तो CH2 मेरे को इसके अपोजिट डायरेक्शन में डालना है ना, और समपक्ष बना रहा हूं तो CH2 मेरे को इसके सेम डायरेक्शन में डालना, मतलब एक ही तरफ करना है। अगर मैं इनके देखो कोण बना के देखूं तो कितना कोण आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, और यहां कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री का कोण आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैं समपक्ष रूप दे रहा हूं और ये वाला विपक्ष दे रहा हूं। इसके साथ दूसरी इकाई जोड़ दो, दूसरी इकाई जोड़ोगे तो यहां CH2 CH2 CH3H, समझ गए ना बात को, एक ही साइड आ रहे हैं CH2। तो इस प्रकार से आप आगे तक जोड़ सकते हो, जितने जोड़ना चाहो। तो ये कौन सा रूप बन गया इसका, समपक्ष संरचना बन गई। अगर मैं विपक्ष संरचना बना रहा हूं तो मेरे को बच्चों क्या करना है, अगर मैं CH2 यहां डाल रहा हूं तो अगला CH2 मेरे को यहां डालना पड़ेगा 180 पे, 180 पे। इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच। सिमिलर एक बॉन्ड इनके बीच आ जाएगा, CH3 CH2 और सॉरी H और ये CH2। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये अपने पास इसकी विपक्ष या ट्रांस स्ट्रक्चर या संरचना आ गई है, और ये इसकी समपक्ष संरचना आ चुकी है। तो देखिए बच्चों, संगठन की अगर अपन बात करें तो दो ही चीजें अपने पास आई है। पहली तो कि पॉली आइसोप्रीन किसका बहुलक अणु है, आइसोप्रीन का है, तो आप उसका एक बहुलक बना के दिखा दोगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद आपको, क्योंकि आपको सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे बॉन्ड फ्री दिखा देने और उसका बहुलक बना देना। दूसरी चीज अपन यहां बताएंगे कि पॉली आइसोप्रीन जो है उसके अंदर आइसोप्रीन की जो एकलक इकाइयां हैं वो दो तरीके से जुड़ती हैं, एक समपक्ष तरीके से जुड़ती हैं और एक विपक्ष रूप में जुड़ती हैं। तो आप एक बार समपक्ष रूप में जोड़ के दिखा दोगे और एक इसका विपक्ष रूप बना के दिखा दोगे, तो ये आपको इसके संगठन में लिख देना है। तो ये आपका प्राकृतिक रबर कंप्लीट होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर के बाद अपन क्या करते हैं, इसके जो अवगुण है, इसकी जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करते हैं। वल्कनीकरण, समझ गए बात को। तो प्राकृतिक रबर में उपस्थित जो कमियां हैं, जो इसके अवगुण हैं, उनको दूर करने के लिए प्राकृतिक रबर का क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। अब प्राकृतिक रबर का ये जो वल्कनीकरण करते हैं, इसमें देखिए अपने पास कई प्रोसीजर होते हैं। अपने सिलेबस अकॉर्डिंग अपने पास एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है कि जो भी प्राकृतिक रबर है उसे आप क्या कर लो, सल्फर के साथ गर्म कर दो। तो जैसे ही आप उसे सल्फर के साथ गर्म करोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तिर्यक बॉन्ड बन जाएंगे, सल्फर के सल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे। और जैसे ये एक्स्ट्रा या ये सल्फाइड बॉन्ड बनेंगे तो उससे क्या होगा कि इसके अवगुण जो हैं, जो कमियां हैं, वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगी वो अभी आप समझिए। पहले तो बच्चों ये वल्कनीकरण आप सुन लीजिए, वल्कनीकरण है क्या। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि प्राकृतिक रबर में उपस्थित कमियां या अवगुणों को दूर करने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्स्ट्रा सल्फाइड तिर्यक बंध बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रम को प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण कहते हैं।
फिर आप वल्कनीकरण के लिए एक स्ट्रक्चर बना देना इसकी। कैसे स्ट्रक्चर बना दोगे वो आप एक बार यहां देख लीजिए। जैसे बच्चों मेरे पास हो गया CH2 CH3, यहां बॉन्ड फ्री दिखाएंगे अपन, CH2, ये क्या हुआ अपना पॉलीआइसोप्रीन, आगे पीछे जुड़े हुए हैं तो ये एक प्राकृतिक रबर स्ट्रक्चर होगी। अब मैं इसके अगर दो अणु लेता हूं, ठीक है, ये एक अलग बहुलक श्रृंखला हो गई आइसोप्रीन की, और ये एक अलग बहुलक श्रृंखला हो गई, दोनों एक दूसरे पे जमी हुई हैं जैसे, और ये प्राकृतिक रबर के रूप में अपने को मिला हुआ है। तो यहां मैं जो अवगुणों की बात कर रहा था वो मोस्टली बेटा प्राकृतिक रबर में कौन कौन से अवगुण अपन बात कर रहे थे। एक तो इसमें प्रत्यास्थ गुण जो है वो कम है। प्रत्यास्थ गुण क्या होता है, प्राकृतिक रबर में कम पाया जाता है। आपने देखा होगा वो जो गोल्फ गेंद वाली रबर वाली गेंद देखी हुई है ना, उस गेंद को अगर आप थोड़ा सा खींच के तोड़ो टूट जाएगा, वो टूट रहा है, इसका मतलब उसमें प्रत्यास्थ गुण क्या है, कम है। प्रत्यास्थ गुण का मतलब तो क्या हुआ, आप खींचोगे लंबा हो जाएगा, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, है ना, यही तो हुआ प्रत्यास्थ गुण। तो यहां क्या है, प्रत्यास्थ गुण इस रबर में कम पाया जाता है, इसी वजह से ये भंगुर होता है। जैसे अपन इसको घिसते हैं तो इसके छोटे छोटे कण टूट के वहीं रह जाते हैं कॉपी के पेज पे ही। अगर प्रत्यास्थ गुण ज्यादा होता तो वो उसके साथ चिपके वापस जाते ना, वहां अलग नहीं होते। भंगुर गुण होने का मतलब हुआ कि प्रत्यास्थ गुण कम है। तो इसका एक अवगुण तो क्या हो गया, इसमें प्रत्यास्थ गुण कम है। दूसरा बच्चों ये क्या हो रहा था, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकारकों के प्रति कम प्रतिरोधी है, तो इसलिए क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर तुरंत खराब हो जाता है। तो ऐसे अवगुणों को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया, इसका वल्कनीकरण किया। वल्कनीकरण में बच्चों आपने क्या किया, इसे सल्फर के साथ गर्म किया है। तो जैसे सल्फर के साथ अगर अपन इसे हीट कर रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। देखिए पहले एक बार सोच लीजिए इसको, मैं वापस अपनी पहले वाली बात पे जाना चाह रहा हूं कि ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत किस वजह से होता है कि जैसे ही आप ये ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक टेम्परेचर पर जाएगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटने की वजह से यहां ऑक्साइड बॉन्ड आ जाएंगे, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई इसके अंदर। लेकिन जब मैं इसका वल्कनीकरण कर लेता हूं सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ जब मैं इसका वल्कनीकरण करता हूं तो यही पाई बॉन्ड टूटने की वजह से यहां कुछ सल्फर के त्रियक बॉन्ड बन जाते हैं। आपकी बुक में देखिए बच्चों, एक तो वल्कनीकरण के लिए ये स्ट्रक्चर दी हुई होती है और एक स्ट्रक्चर दी हुई होती है यहां एच बॉन्ड, इनके बीच बॉन्ड बना के दिखाया हुआ था, वो अपने को नहीं दिखाना है, अपने को यही स्ट्रक्चर दिखानी है अगर अपन सल्फर से इसका वल्कनीकरण कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सल्फर के वल्कनीकरण से क्या हो गया, इसके पाई बॉन्ड टूट गए। अब पाई बॉन्ड टूट गए तो उनके बीच कौन से बॉन्ड आ गए, सल्फाइड बॉन्ड आ गए एक्स्ट्रा। तो देखिए बच्चों, पाई बॉन्ड अगर टूट चुके हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, जल्दी टूटता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्रियाशीलता पहले की अपेक्षा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये पहले की अपेक्षा अधिक स्थायी हो गया। अब देखिए बच्चों, अब ऑक्सीजन अगर आए यहां जुड़ने के लिए तो उसे जुड़ने के लिए जगह नहीं मिली। अब ऑक्सीजन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो या सल्फर को यहां से हटाए या किसी और को हटा के उसकी जगह जाके जुड़े, मतलब प्रतिस्थापन करे। नॉर्मली इजीली वो जाके जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए यहां ऑक्सीकरण की क्रिया कम हो चुकी है। दूसरा, प्रत्यास्थ गुण जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्रत्यास्थ गुण में जब अपन उसे खींचते हैं तो आकार बड़ा होता है, छोड़ते हैं तो वापस अपने मूल रूप में आता है। तो वापस जो मूल रूप में लाने का काम है वो किसका है, त्रियक बॉन्ड का है। तो यहां देखिए बच्चों, वल्कनीकरण से यहां त्रियक बॉन्ड बन चुके हैं, त्रियक बॉन्ड बन गए, इसका मतलब इसका प्रत्यास्थ गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रबर के जो अवगुण है उनको दूर करने के लिए आप क्या करते हो, इसका वल्कनीकरण करते हो। तो यहां देखिए बच्चों, प्राकृतिक रबर क्या है, उसकी उसे बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका संगठन क्या है और उसका वल्कनीकरण क्या है। यहां तक की चीजें आप अच्छे से पढ़ना। कोई समस्या या दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की लगे तो आप वो जरूर पूछना। चलो बच्चों।